तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, हम ना कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, या फिर कुछ में लिखा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 6 ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में 6 तरह के ऑपरेशन होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर हम 6 तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक एक करके यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। तो 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रो, 3 जो बताए गए हैं वो रो के लिए हैं, एंड 3 ड्यू टू कॉलम, और जो 3 है वो कॉलम के लिए बताए गए हैं। विच आर नोन, इन्हीं को जाना जाता है एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं को एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो 6 ऑपरेशन हैं, तो 6 में से 3 ऑपरेशन रो के लिए हैं, 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए हैं। तो अपने ज़रूरत के अनुसार कभी हम ऑपरेशन रो में लगाएंगे, कॉलम में लगाएंगे। तो अधिकतर बच्चे रो में ही लगाते हैं। तो पहला क्या ऑपरेशन यानी रूल होता है वो जानेंगे। तो पहला रूल होता है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम, अगर हम कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, स्थान बदल दें, तो सिम्बायोलॉजिकली द इंटरचेंजिंग ऑफ आई एंड जे रो इज़ डिनोटेड बाय, तो जिस रो को चेंज करेंगे उनके नाम लिख देंगे। जैसे रो 1 रो 2 उन्हें चेंज कर रहे हैं तो वो लिख देंगे, और बीच में से तीर का निशान लगा देंगे, ये इंटरचेंज का है। एंड इंटरचेंज ऑफ आई एंड जे कॉलम इज़ डिनोटेड बाय, अगर कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो C1 C2 तो ऐसे निशान लगा दोगे। जैसे मान लो ये कोई हमारा ए सेट है, मतलब ए मैट्रिक्स है, 1 2 1 ऐसे दिया हुआ है, -1 √3 1 और 5 6 7। अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर, ये देखो तुम जानते हो कि ये रो 1 है और ये रो 2 है और ये रो क्या है 3, तो तुम क्या कर रहे हो, सॉरी गलत हो गया, ये कॉलम होता है ना, रो तो ये होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज करने पे क्या होगा कि ये वाला जो रो 2 था इसके सारे एलिमेंट ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले के सारे नीचे। तो यहाँ लिख रखा है ना, तो नीचे वाले ऊपर चले गए और ऊपर वाले नीचे चले गए। तो ये पहला ऑपरेशन तुम कहीं भी लगा सकते हो, जितनी बार लगा सकते हो। तुमने R1 R2 को इंटरचेंज किया तो चाहो तो R2 R3 में लगा सकते हो, चाहो तो R1 R3 में लगा सकते हो। ऐसे तुम चाहो तो कॉलम में भी लगा सकते हो। ये कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो कभी ज़रूरत के अनुसार हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर लेंगे, यानी ये कॉलम 2 वाले एलिमेंट आगे और ये पीछे लिख देंगे। कभी ये कभी ये, किसी में भी हम लगा सकते हैं। तो पहला ये होता है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला रूल होता है कि हम कोई 2 या कोई 2 कॉलम जो होता है वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। समझ गए। ऐसे अगला होता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। तो ये कह रहा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, हम एक नॉन जीरो नंबर यानी जो जीरो नहीं होगा नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिम्बोलिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ आई रो बाय के वेयर के नॉट इक्वल टू 0 डिनोटेड बाय R1 चेंज टू के RI चेंज टू के RI। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर तुम ना किसी मैट्रिक्स में कुछ गुना करोगे ना, तो एक बार में ऐसे नहीं होगा कि सब में गुना हो जाएगा। वो एक बार में जैसे रो 1 में गुना कर लो, या रो 2 में कर लो, या कॉलम 1 में कर लो, कॉलम 2 में कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझा रखा है कि ये कॉलम 3 में 1/7 गुना कर रहा है। सिर्फ किस में गुना कर रहा है, कॉलम 3 में 1/7। देखो इसमें पहले चेक करो इसमें कॉलम 3 है कहाँ। तो ये बी मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कहाँ है, 1 2 3, ये कॉलम 3 है ना। कॉलम 3 में देखो क्या कर रहा है, 1/7 मल्टीप्लाई। तो तुम भी इसी वाले एलिमेंट में, कॉलम 3 के जो एलिमेंट हैं इसी के अंदर, इन्हें एंट्री भी बोलते हैं, इसी के अंदर 1/7 गुना कर दोगे। तो देखो नया वाला क्या बनेगा, तो ये तो सेम रहेंगे, सिर्फ कॉलम 3 में हमने चेंज किया है ना, तो इसी में केवल गुना होगा। तो 1 में 1/7 गुना होगा तो 1/7 1/7 है ना।
तो दूसरा ये हो गया कि तुम ना किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में तुम कोई भी के यानी एक नॉन जीरो नंबर गुना कर सकते हो। गुना का मतलब ये डिवाइड भी है, 1/7 गुना करने का मतलब 7 से डिवाइड देना ही है, ठीक है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा पढ़ेंगे, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding element of any other row or column multiply by any नॉन जीरो नंबर। बोल रहा है कि कोई रो लो जैसे R1 और कोई दूसरा रो लो जैसे R2, तो तुम रो 1 में चेंज करने के लिए दूसरे वाले रो में कुछ मल्टीप्लाई करके पहले वाले में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि सिम्बोलिकली द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स I रो द corresponding एलिमेंट ऑफ J रो मल्टीप्लाई बाई के यूनिटेड बाय। ये कह रहा है कि हम ना चेंज करना चाहते हैं R1 में या RI कोई भी है, 1 2 3 कोई भी है, कोई भी एक रो में, उस रो में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो एक और तरीका ये होगा कि उस रो में हम जोड़ देंगे, किसी दूसरे रो के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा लगता है, अभी सिखाएंगे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे ही तुम कॉलम में लगा सकते हो। ये कॉलम कोई भी होगा 1 2 3, तो उस कॉलम में एक अगला कोई कॉलम होगा 2 3 कुछ भी होगा, तो उसमें तुम के मल्टीप्लाई करके इसको जमा घटा कर सकते हो। केवल प्लस नहीं, तुम माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इन्होंने क्या ऑपरेशन लगाया है कि R2 वाला यानी रो 2 में हमने एक ऑपरेशन लगाया है। रो 2 में क्या ऑपरेशन लगाया है कि रो 2 में से R1 में जितने भी एलिमेंट है उसमें 2 गुना करके घटाया गया है, सही है। तो देखो अब R2 है कहाँ, ये वाला R2 होता है ना रो 2, तो इसके अंदर क्या है 2, तो यहाँ पे 2, अब 2 में से क्या घटाना है, तो यहाँ घटा है तो घटाना है 2 गुना करके रो 1 में, यानी रो 1 ऊपर वाला 1 है तो 1 गुना करके घटाना है, यानी इस R2 में से घटाना है R1 वाले एलिमेंट में 2 गुना करके। तो देखो 2 गुना करके घटाओगे तो 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे ये देखो, ये वाला रो 2 -1 है, तो इसमें से हमें क्या घटाना है, तो घटाना है 2 गुना करके R1 में, R1 ऊपर वाला माना जाएगा 2, तो 2 गुना 2, तो घटा 1 और घटा 2 दूनी 4, तो घटा 1 घटा 4 घटा 5 बन जाएगा। और हम ऑपरेशन सिर्फ किस में लगाए थे, R2 में, तो सिर्फ R2 के एलिमेंट ही चेंज होंगे, R1 को नो चेंज, उसको छोड़ देंगे, सही है। ऐसे ऑपरेशन ना हमें बार बार मिलेंगे आगे। तो ये हमने देखा 3 ऑपरेशन, ये पूरे 6 हो गए, लेकिन 3 रो के लिए थे और 3 कॉलम। हाँ, तो हमने पहला वाला क्या ऑपरेशन देखा, पहला वाला ऑपरेशन देखा कि हम कोई भी जैसे रो 1 है उसे इंटरचेंज कर सकते हैं रो 2 से, या 2 को 3 से, या 1 को 3 से। फिर हमने दूसरा देखा कि कोई रो होगा उसके अंदर हम कुछ मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, जैसे रो 1 है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर अभी हमने तीसरा देखा कि जैसे R1 है उसके अंदर हम ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 में प्लस या माइनस करके किसी दूसरे रो में कुछ गुना करके, जैसे के गुना करके प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन अभी बहुत सारा आगे काम आएगा। अब हम यहाँ से अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या सीखना है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में लिखा है ए मैट्रिक्स इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m है, उसका ऑर्डर क्या है m, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m का मतलब 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम, या 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम, या 1 रो 1 ही कॉलम। तो लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m हो एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, और एक और दूसरा मैट्रिक्स उपस्थित हो b द सेम ऑर्डर, वो भी सेम ऑर्डर का हो, और ऐसा पाया जाए कि ए को बी से गुना करें और बी को ए से गुना करें, तो दोनों को गुना करने पे क्या रिजल्ट आए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो देन तो कहा जाएगा कि बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी देखो, तुम्हें एक मैट्रिक्स ए देगा और तुम्हें एक मैट्रिक्स बी देगा, अब तुम इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, तो तुमने मल्टीप्लाई सीखा होगा ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल वाले, हाँ, ये डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 और नॉन डायगोनल 0 हो जाएँ, तो अगर ऐसा आ गया तो कहा जाएगा कि जो बी है ना, ये ए का इन्वर्स है। बी क्या है, ए का
तो अगर बी ए गुना करने पे आई के बराबर आ गया तो कहा जाएगा कि बी इज इन्वर्स ऑफ ए, कि जो बी वाला मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। तो इसको यूँ भी लिखा जाता है कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है, तो ए इज इन्वर्स ऑफ बी। हम ये भी कह सकते हैं कि ए भी बी का इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हुए ना। ए का इन्वर्स बी हुआ तो बी का इन्वर्स ए हुआ, अगर इन्हें आपस में गुना करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो। तो ऐसे दो मैट्रिक्स जिन्हें आपस में गुना करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता हो, उसी ऑर्डर का आता हो। जैसे ये 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो गुना करने में 2 रो 2 कॉलम आ रहा है, तो कहा जाएगा कि ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। समझ में आ गया? यहाँ पे एक नोट लिखा है जो अधिकतर बच्चों को ध्यान नहीं रहता। इसमें ये लिखा है कि जो भी ऊपर वाला पढ़े थे ना इन्वर्स मैट्रिक्स सेम रो सेम कॉलम का ही होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। अगर तुम कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लोगे तो उसके अंदर ये काम नहीं करेगा, यानी तुम 2 रो 3 कॉलम वाला लोगे तो उसमें काम। तो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इन्वर्स मैट्रिक्स। एक किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ना तुम्हें इन्वर्स मैट्रिक्स कभी मिलेगा ही नहीं। इन्वर्स मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें 2 रो तो 2 ही कॉलम हो, 3 हो तो 3 ही कॉलम हो। सिंस द प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी अगर तुम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हो तो सेम ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अगर वो मान लो इसके सेम ऑर्डर के या स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो फिर उनको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं, तो फिर होगा ही नहीं। सही है? तो हमने अब यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ना है, वो है थ्योरम 3। थ्योरम 3 में बोला है यूनिक्यूनेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर हमें क्या सिखाया गया है? कहा गया है कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ना, इसमें बताया गया है कि हर एक मैट्रिक्स का यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना वो यूनिक होता है, यानी एक ही होता है। जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो इसका एक ही इन्वर्स है बी, तुम कोई और दूसरा ढूंढ के नहीं ला सकते। सही है? बस इतना ही कहा गया है। बाकी इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि लेट ए एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट ए आई जे है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का। तो इफ़ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी 2 इन्वर्स ऑफ ए। अब मान लेते हैं कि ए का ना 2 इन्वर्स आ रहा है, बी मैट्रिक्स और सी भी। तो अगर बी और सी मैट्रिक्स इन्वर्स मतलब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ये दोनों हैं तो ज़रूर ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो जैसे अगर बी इन्वर्स है ए का तो ए को बी से गुना करो या बी को ए से, तो आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी सी भी अगर ए का इन्वर्स है तो सी ए को सी से गुना करो या सी को, तब भी क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों आई बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। तो हम पाएंगे कि जब बी है, बी में तुमने ना एक चीज़ पढ़ी होगी कि कोई मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। तो बी मैट्रिक्स है, उसमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा? वो बी ही रहेगा। और अभी हमने देखा था आई किसके बराबर है? ए सी के। तो अब मैं इस आई की जगह क्या लगा सकता हूँ? ए सी। तो अब ये बी इन दोनों से क्या है? मल्टीप्लाई। समझ गए? तो ऐसे ही तुम अब ये वाला ए इसके साथ गुना कर सकते हो, तो बी ए गुना सी। तो देखो बी ए सी को गुना करके बाद में बी से करो या बी ए को गुना करके बाद में सी से करो, तो इसका भी आंसर इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। अब बी ए देखो, अभी मैंने बताया था बी ए आई के बराबर है, तो बी ए की जगह क्या लिख दिया? आई। और आई और सी, तो मैंने अभी बताया था किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी गुना करके सी ही रहता है। तो बस तो इससे प्रूफ हो रहा है कि बी और सी क्या है? बराबर है। यानी बी और सी बराबर है, इसीलिए ए का इन्वर्स ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे तभी इसका इन्वर्स आ रहा है। इसका मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, अगर 2 आ रहे हो तो वो दोनों बराबर ही होंगे, ये कहा गया इसमें। अब यहाँ बता रहा है थ्योरम 4, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मान लो ए और बी ये दोनों आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर के हैं। तो एक गुण होता है इनमें कि ए को बी से गुना करके इन्वर्स निकालो तो वो बराबर आएगा, पहले बी का इन्वर्स और फिर गुना ए का इन्वर्स, ये याद रखना है।
हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ कि ए का इन्वर्स गुना बी का इन्वर्स, दोनों पे पावर चढ़ जाता है। ये पावर नहीं है, ये इन्वर्स है। तो इन्वर्स में प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि ए को बी से प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इन्हें प्रोडक्ट करने के बाद जब तुम इन्वर्स निकालोगे तो वो इक्वल तब होगा जब पहले बी वाला इन्वर्स पहले आएगा और फिर ए का इन्वर्स बाद में आएगा, दोनों गुना में आएंगे। अगर यूँ लिखा होता ना बी ए का इन्वर्स, तो इसमें फिर क्या होता, पहले ए का इन्वर्स और फिर बी का इन्वर्स गुना कर दे, तब ये इक्वल आता है। सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया था तो उसको यहाँ पे ना प्रूफ कर रखा है कि ए बी का इन्वर्स जो होता है वो इक्वल होता है बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स। यहाँ पे पुष्टि की गई है। तो पुष्टि करने के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस है, उसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, लिखा है कि प्रूफ करना था कि फ्रॉम द डिफिनेट द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो तुम ना एक चीज़ और याद कर लो, जैसे मान लो कि कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, उसको उसके इन्वर्स से गुना करते हैं, उसको क्या करते हैं उसी के, तो वो क्या आता है, तो वो आता है किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करो तो वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। तो यहाँ पे लिखा है ए बी, तो ए बी एक मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, इसको इसके इन्वर्स से गुना किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मान लो 1 ही ऑर्डर का है तो 1 भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ आई लिखना चाहिए था। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में आई गुना करने पे वही आता है। जैसे कोई ए है, उसमें अगर हम आई गुना कर देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। कभी करके देखना, कोई मैट्रिक्स लेना, उसमें उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर होने चाहिए, गुना करना स्क्वायर ऑर्डर, तो आंसर यही आएगा। तो अब हमने पाया कि कोई ए का इन्वर्स है तो उसमें आई गुना करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों साइड में ए इन्वर्स गुना कर दिया, तो इस साइड भी हमने ए इन्वर्स गुना कर दिया और इस साइड भी हमने ए इन्वर्स, तो ये ए एक नहीं था, ये आई था। सही है। तो हमने गुना किया, तो फिर ए इन्वर्स ए हो जाएगा। मान लो ये ए इन्वर्स इससे गुना हो गया तो ए इन्वर्स ए, है ना। ऐसे ये बी वाला इस बी वाले को फिर इनके साथ लिख दिया, बी गुना ए बी का इन्वर्स, और ये दोनों गुना करके ए इन्वर्स ही आएगा ना, अभी बताया था यहाँ। सोचो, ए इन्वर्स आई से गुना होगा तो ए इन्वर्स ही रहेगा, यहाँ लिखा है। और ये वाला ए इन्वर्स ए से गुना हो गया और ये वाला भी इनके साथ गुना कर दिया, ठीक है। अब ये ए इन्वर्स ए मैंने ही बताया आई होता है, तो इसकी जगह क्या आ गया, आई, और ये बी और ये ए बी का इन्वर्स और ये सेम, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। फिर मैंने अभी बताया था ना कि ए आई ए होता है, तो ऐसे बी आई गुना होगा तो ये भी क्या होगा, बी, तो ये बी आई गुना होगा तो क्या बचेगा सिर्फ, तो बी, अभी बच गया ए बी इन्वर्स ए, है ना। अब मैं दोनों साइड बी इन्वर्स गुना कर रहा हूँ, देखो दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, तो बी इन्वर्स बी से गुना होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, आई, और ये बनेगा ए बी का इन्वर्स और ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब एक आई इससे गुना होगा तो ये सेम रहेगा, तो ए बी का इन्वर्स ही रहेगा और ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देखो हो गया ना प्रूफ। तो ना ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता था, तो अब तो ऐसा बंद हो गया पूछना। तुम्हें आ गया ना समझ में। पहले ये लिखना है, ए बी गुना ए बी का इन्वर्स बराबर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, फिर पहले ए इन्वर्स गुना करना है, फिर बी इन्वर्स गुना करना है, तो आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। सही है।